हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एम विद आशीष के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अंक गणित यानी अर्थमेटिक की, और बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, और उसमें भी हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इससे हर किसी एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। देखो, बहुत सारी संख्या पद्धतियां प्रचलित हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम या द्विआधारी संख्या पद्धति, जिसमें 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1। और है जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम या अष्ट आधारी संख्या पद्धति, जिसमें 0 से लेकर 7 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। यह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, कुछ अल्फ़ाबेट भी प्रयोग किया जाता है। मतलब कुल मिला के 16 अंकों और अल्फ़ाबेटों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारी संख्या पद्धति है वो है दशमिक संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम। चूँकि हम जानते हैं 0 से लेकर 9 तक के अंकों की खोज जो की है वो भारतीय गणितज्ञों के द्वारा की गई है, और इन अंकों के आधार पर जो प्रणाली विकसित हुई उसे कहते हैं दशमिक संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, चूँकि अरबवासी प्रथम विदेशी थे जिन्होंने इनका प्रयोग किया, इसलिए इसे हिंदू अरबिक न्यूमेरल भी कहते हैं। हिंदू, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, हिंदू अरबिक न्यूमेरल भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि हिंदू अरबिक न्यूमेरल किसे कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण। पहले मैं बता दूं आपको कि संख्याओं के वर्गीकरण में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जो आता है इम्पोर्टेंट है उसी को हम पढ़ेंगे। देखो, इसमें हम लोगों को पढ़ना है नंबर 1 काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं से कुछ नहीं आता, बस हमको थोड़ा सा समझ लेना है कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। नंबर 2 वास्तविक संख्याएं। नंबर 3 परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। नंबर 5 पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। इतना हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण में। तो हम सबसे पहले डालें टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक, पहले हम समझे संख्याएं। देखो, संख्याएं 2 तरीके की होती है। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, नंबर 2 काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं, ठीक, थोड़ा सा समझ लें कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन हमें अध्ययन वास्तविक संख्याओं का पढ़ना है और इन्हीं का हम प्रयोग करते हैं। देखो, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो समस्त संक्रिया नियम, संक्रिया
संक्रिया नियमों का पालन। संक्रिया नियम, संक्रिया का मतलब होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। वे संख्याएं जो समस्त संक्रिया नियमों का पालन करती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, तथा वे संख्याएं जो समस्त संक्रिया नियमों का पालन नहीं करती हैं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। संक्रिया नियमों का मतलब होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक, जैसे मैं आपसे कहूँ किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव या धनात्मक होता है, परंतु अगर कोई संख्या है x स्क्वायर बराबर -16, ठीक, तो मैंने बताया कि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, परंतु संख्या का वर्ग ही नेगेटिव है, तब उस संख्या का मान कभी भी नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे x का अगर हम रूट निकालें तो -16 आ जाएगा इसका रूट। इसकी वैल्यू आज तक नहीं निकाली जा सकते, ना कोई निकाल सकता, इसलिए इसे काल्पनिक संख्या हम मान लेते हैं। i स्क्वायर बराबर मानते हैं -1, तो i बराबर क्या हुआ, -1 का स्क्वायर रूट। ठीक, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बराबर √16 -1। ये किसकी वैल्यू है, i की, तो x बराबर 16 का रूट निकालेंगे 4 और इसकी जगह पे लिख देंगे i। तो x जो होगा वो क्या होगा, एक काल्पनिक संख्या होगा। बस हमको इतना ही समझना है। ठीक, जैसे अगर आपके एग्जाम में कोई हो और ऐसे दे दिया जाए कि -16 है और रूट -16 है, -16 का स्क्वायर है या -16 क्यूब रूट है, आपको ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, या ऐसे इसकी जगह पे कर लीजिए 27, ऐसे दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी काल्पनिक संख्या होगी, तो ये एक काल्पनिक संख्या होगी। आप ये बस इतना बताएं और इससे कुछ नहीं पूछा जाता। अब हम जो पढ़ेंगे वो वास्तविक संख्याएं ही पढ़ेंगे, इन्हीं का अध्ययन हमें करना है। ठीक है, तो इसको हम मिटाए देखें। देखो, अब हमने बात कर ली संख्याएं की। संख्याएं दो तरीके की, वास्तविक और काल्पनिक। और वास्तविक संख्याएं भी दो तरीके की होती हैं। नंबर 1 परिमेय संख्याएं, जिन्हें कहते हैं रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स। ठीक, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? सभी तो धन पूर्णांक संख्या, जितनी भी हैं धन पूर्णांक संख्याएं, सभी धन पूर्णांक संख्याएं, और सभी भिन्न संख्याएं, सभी भिन्न संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, और दशमलव संख्याएं। देखो, मैंने बताया सभी धन पूर्णांक संख्या, सभी भिन्न संख्या और सभी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती, इसलिए दशमलव संख्या मैंने लिख दिया। ठीक, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं, मतलब इरेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? सभी, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सभी भौतिक स्थिरांक, जैसे पाई है, रो होता है, सिग्मा और ईटा वगैरह जो भी हैं, सभी क्या आती हैं? इरेशनल नंबर से या परिमेय संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो सभी
भौतिक स्थिरांक, ठीक, जैसे पाई वगैरह, क्योंकि पाई का जो मान है एग्जैक्ट मान हम नहीं निकालते, हम मान लेते हैं 22/7 होता है, ठीक। पाई की अगर वैल्यू निकालें तो दशमलव के बाद बहुत लंबी संख्या आती है जिसको जो अनंत तक आती है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। नंबर 2, अगर किसी हम अभाज्य संख्या है, कोई अभाज्य संख्या है और उसका हम रूट निकालें तो वो भी एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर होगा। नंबर 3, सभी भौतिक स्थिरांक, सभी अभाज्य संख्याएं और अनावर्त अनिश्चित दशमलव संख्याएं, अनावर्त अनिश्चित दशमलव संख्याएं, अनावर्त अनिश्चित दशमलव संख्या। देखो जैसे दशमलव के बाद 3 है, 3 के बाद अगर 3 3 3 3 3 आता गया तो ये क्या कहलाती है? आवर्त दशमलव संख्या। मतलब दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या की आवृत्ति बार बार हो तो आवर्त दशमलव संख्या है। लेकिन वैसी संख्याएं, जैसे मैंने कोई संख्या ली 7.321923, मतलब जिस संख्या जिसकी आवृत्ति बार बार नहीं और कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, ठीक। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। आगे जब हम आवर्त दशमलव संख्याओं को पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे, ठीक। बस आप इतना समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? सभी भौतिक स्थिरांक, सभी भौतिक और अनुपातिक स्थिरांक लिख लीजिए, सभी भौतिक और अनुपातिक स्थिरांक। किसी भी अभाज्य संख्या का रूट निकालें वो भी अपरिमेय होगा, और अनावर्त अनिश्चित दशमलव संख्याएं भी अपरिमेय, ठीक। अब हम इधर आते हैं, ठीक, इसको इतना ही छोड़ दें, बस बात खत्म। परिमेय संख्या कौन सी होती है? धन पूर्णांक संख्याएं, सभी भिन्न संख्याएं और दशमलव संख्या, ठीक। अब देखिए, अब हमें बात करना है धन पूर्णांक संख्याओं का, ठीक। तो इसको यहाँ पे लिख लें, इसे चलिए यहीं पे ऐसे रहने दें। धन पूर्णांक संख्या होती है, धन पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं और जीरो को मिलाकर बनती हैं धन पूर्णांक संख्याएं। क्या क्या मिलाएं? धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्या यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। धन पूर्णांक संख्याओं को क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। ये सॉरी, यहाँ पे लिख दिया धन पूर्णांक नहीं, यहाँ पे लिखिए पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है? धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये क्या है? ऋण पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और जीरो या न्यूट्रल लिख दिया, न्यूट्रल। धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, ऋण पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स, और न्यूट्रल में क्या आता है? जीरो, ठीक। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? धन पूर्णांक संख्याएं। ऋण पूर्णांक संख्याओं में अगर जीरो को मिला दें तो ये पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है। अब देखो धन पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? धन पूर्णांक संख्या 1 2 3 ... इनफाइनाइट तक। और ऋण पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे -इनफाइनाइट से लेकर के -3 -2 -1 तक, ठीक। ये धन पूर्णांक संख्याएं 1 2 3 इनफाइनाइट, इन्हें नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं या
प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं या गिनने के अंक भी कहते हैं, ठीक। परंतु यदि इनको मिला दिया जाए, मतलब धन पूर्णांक संख्याओं में अगर जीरो को भी शामिल कर दिया जाए, जैसे जीरो भी इसमें शामिल हो जाए, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो ये बन जाते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण हो जाती हैं, यानी सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाती हैं, यानी होल नंबर्स ये बन जाती हैं, ठीक। अगर धन पूर्णांक संख्याओं में जीरो को मिला दें तो ये क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं, यानी सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाती हैं, ठीक। अब देखो, अब इनको देखो, फिर इनका हम विभाजन कर रहे हैं ऐसे। 2 की विभाज्यता के आधार पर, 2 की विभाज्यता के आधार पर, ठीक, और गुणनखंड के आधार पर, गुणनखंड के आधार पर, 2 की विभाज्यता के आधार पर ये 2 तरीके होती हैं। देखो, 2 की विभाज्यता के आधार पर कौन सी होती है, एक तो सम संख्या होती है और कौन सी होती है, विषम संख्या। और गुणनखंड के आधार पर कौन सी होती है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। 2 की विभाज्यता के आधार पर सम संख्याएं, विषम संख्याएं, गुणनखंड के आधार पर भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब हम समझे सम संख्याएं कौन सी, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक। और विषम संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, या इनफाइनाइट तक, जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक। अब देखो, अब मैंने बताया कि गुणनखंड के आधार पर वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड किए जा सकें क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, ऐसे इनफाइनाइट तक जो है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं सिर्फ जिनके 2 फैक्टर या सिर्फ 2 गुणनखंड किए जा सकते हैं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 और 11 13। अब आप देखो, मैंने बताया कि सम संख्याएं कौन सी, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड किए जा सकें, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। देखो 2 है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 2 होगा और एक 2 होगा और एक क्या होगा, एक 1 होगा। हर किसी के संख्या के कम से कम 2 फैक्टर हो जाते हैं, एक तो वो स्वयं होती है और एक 1 होता है। जैसे 3 है, इसका एक तो 3 होगा और एक 1 होगा। 11 है, इसका एक तो 1 होगा और 11 होगा। तो ये क्या है, अभाज्य है। अब आप बताओ, एक भाज्य है या अभाज्य। देखो, एक का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, एक है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, एक। तो एक तो ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है, इसे हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं, गुणात्मक तत्समक।
गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है यदि किसी संख्या में गुणा किया जाए और उस संख्या में कोई बदलाव ना हो तो उसे कहते हैं गुणात्मक तत्समक। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 11 है, 11 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे 11, 1000 है, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 1000, तो इसे क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। अब हम बात करें जीरो की, तो जीरो को हम योगात्मक तत्समक कहते हैं, योगात्मक तत्समक, क्योंकि अगर इसको हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं, जैसे 101 में जोड़ा जीरो, तो क्या 101 ही तो रहेगा, तो इसलिए इसे जीरो को योगात्मक तत्समक, इसे लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, योगात्मक तत्समक कहते हैं जीरो को। और इसे कहते हैं गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक एक को कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। इसके बाद हम कोई अच्छा सा चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।